गुड। ब्लर पिंक कर देता हूं मैं। ठीक है। सो चलिए, बहुत बढ़िया। और जो हमारी क्लास शुरू होने वाली है वो ना, अब आप लोग बताते रहिएगा। यहाँ पे देखिए, मैं इसको इरेज करता हूँ, ऐसे काम तो नहीं चलेगा। इरेजर, इसको हटा सकते हैं। हाँ। सो मैंने आप लोगों को राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग बताया था, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। AIPMT 2012 में पूछा हुआ था। सो यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए कि दिया हुआ है PA एंड PB आर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड कंपोनेंट A and B respectively of the ideal binary solutions. If the XA represent the mole fraction of component A and total pressure of solutions will be कितना होगा? सो क्या आप लोग बता सकते हो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? यस सर। तो बताइए कौन सा होगा। ये सिंपल फॉर्मूला ही है जो मैंने आप लोगों को नोट कराया था। चलो यार, बोलते रहो थोड़ा सर बहुत। सेकंड वाला बी ऑप्शन। कौन सा? सर 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 डी 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 ऑप्शन। टीबी ग्रेट। प्लस एक्स ए। और कोई? ठीक है, आपका डी है। और कोई? अरे बोलो यार, इसमें क्या है? यही था ना अपना फॉर्मूला, P इक्वल सर टू क्या ऑप्शन था? डी। ऑप्शन डी। ग्रेट, ऑप्शन डी सही है। वो ये था कि भाई यहाँ पर जो था वो P नॉट बी था। ऐसा कुछ था क्या? या फिर ऐसे लिख सकते हो आप उसको, बस इसका ऑर्डर चेंज है कि यहाँ पर था वो P0A माइनस P0B इंटू XA प्लस P0B। यही था ना? बताइए आप लोग, फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था। यस सर। इसका जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, और हम थियरी में क्या करें, P नॉट पढ़े हुए हैं, तो बस PA PB से थोड़ा सा फर्क है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सॉरी। आप लोगों के लिए सवाल है, राउल्स लॉ की फॉर्मूलेशन यूज करना है इसको। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नीट 2021 में पूछा हुआ है। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको कैलकुलेशंस पता होने चाहिए। अगर आपको कैलकुलेशन पता है तो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। सो ठीक है, आप लोगों के लिए सिर्फ 3 से 4 मिनट मैं दूंगा, आप लोग सॉल्व करिएगा। इसका हिंट क्या है वो मैं बता देता हूँ। मोलर रेशियो का मतलब क्या हुआ कि मोल, मान लीजिए कि बेंजीन और ऑक्टेन है ना, तो बेंजीन 3 मोल है, तो ऑक्टेन कितना है? 2 मोल है। यहाँ से मोल फ्रैक्शन निकाल लोगे, और बाकी गिवन है। आप लोग ट्राई करिए, देखते हैं कितने लोग लगा पाते हैं, फिर मैं बताऊंगा। चलिए कंटिन्यू करिए। 3 से 4 मिनट है आप लोगों के पास। लगा रहे हो ना आप लोग? बी ऑप्शन 336 mmHg। कितना आ रहा है आपका? सर डी ऑप्शन है डी ऑप्शन। 336 गुड। mm ऑफ एच। चलिए, सर बहुत बढ़िया। हाँ सर इसको बोलो कि चैट में भेजिए ऑप्शन, हमें तो ट्राई करना दे। हाँ हाँ, एक काम करिए, जिसको आंसर हो ना वो चैट में भेजा करिए, ताकि वो थोड़ा बहुत बाकी लोगों के लिए थोड़ा वो रहे। ठीक है, ठीक है, ओके। सो मैं चैट भी साइमल्टेनियसली देखता रहूंगा। गुड गुड गुड। चैट का ज्यादा अच्छा रहेगा। जिनको आंसर क्लियर हो जाए वो आप चैट में भेज दिया करिए। चलिए आप लोग सॉल्व करिए। 2021 में आया हुआ है, और आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। गुड गुड, ग्रेट। ग्रेट अस्मिता। टेक योर टाइम, आराम से टाइम लीजिए, आराम से सॉल्व करिए, कोई जल्दी नहीं। ग्रेट आंचल, गुड गुड।
चलिए सो मैं ट्राई करूं, मैं बता देता हूं आप लोगों को। बहुत लोगों ने सही आंसर बताया, बहुत सही। सो यहाँ पे बेसिकली है क्या वो देखिएगा आप लोग। यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, दो कंपाउंड है। द करेक्ट ऑप्शंस फॉर द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशंस एट 45 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे उसकी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। पहला जो कंपाउंड है वो बेंजीन है, दूसरा जो कंपाउंड है वो क्या है मेरा, ऑक्टेन है। मोलर रेशियो की हम बात कर रहे हैं, कितना गिवन है, 2:3, सॉरी 3:2। सो यहाँ पर अगर मैं बी फॉर बेंजीन बोल दूं, तो यहाँ पर एन बी जो है ना बेंजीन का, वो कितना दिया हुआ है, 3 मोल। तो एन अगर मैं ऑक्टेन का ओ से रिप्रेजेंट करूं तो कितना आ जाएगा, 2 मोल। इतना क्लियर है आप लोगों को? मोलर रेशियो का मतलब क्या कि मोल, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान तो सुनिएगा, आगे क्या क्या गिवन है आपको, कि भाई यहाँ पर 45 डिग्री सेल्सियस पर जो वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन जो है ना, समझ में आ रही है बात, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, यानी कि यहाँ पर मैं बी से रिप्रेजेंट करूंगा तो पी नॉट बी जो है वो 280 mm एच जी गिवन है। और आप जब ऑक्टेन की बात करोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पी नॉट ओ कर देता हूँ, ओ फॉर ऑक्टेन, तो यहाँ पे हो जाएगा 420 एच जी। ठीक है, एच जी को ज्यादा सीरियस मत लेना, अकॉर्डिंग टू राइटिंग। अब बात करते हैं आगे, जब आप देखोगे कि भाई इन्होंने मेंशन किया हुआ है एज्यूम्स आइडियल गैस, अगर इनको आप मिक्स करोगे तो वो कौन सी गैस फॉर्म करने वाले हैं, आइडियल गैस फॉर्म करने वाले हैं। यानी कि अब आप राउल्स लॉ लगा सकते हो क्या, अगर यहाँ पे आइडियल अगर बिहेव अगर मेंशन नहीं करते तो हम मान के चलते कि ये आइडियल गैस है, अदरवाइज अगर ये नॉन आइडियल बोलता तब हम राउल्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। अब बताइए मोल रेशियो का मतलब मोल दिया हुआ है, तो अब मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। तो अगर एक्स भी निकालोगे तो क्या करोगे भाई, 3/5 मोल फ्रैक्शन होगा। और यहाँ पर एक्स ओ करोगे ऑक्टेन का तो क्या हो जाएगा, 2/5। ठीक है, अब सिंपली आप राउल्स लॉ में पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे जब राउल्स लॉ में पुट करोगे तो क्या हो जाएगा कि भाई एक्स बी इंटू पी नॉट बी प्लस एक्स ओ इंटू पी नॉट ओ। सो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करिए, एक्स बी कितना है, 3/5 इंटू पी नॉट बी जो है 280। ठीक है, प्लस यहाँ पर कितना दिया हुआ है, एक्स ओ जो है वो 2/5 है, इंटू यहाँ पर क्या है 420। अब एक बात बताइए, इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो पी टोटल प्रेशर कितना आएगा, कोई बताएगा मुझे? 336। ये आएगा 336 एच जी। ठीक है, इतना समझ में आया सभी लोगों को? यस सर। बोलो आप लोग, बोलो बोलो। क्या अब आप लोग बताओ, क्या यहाँ पर नीट में कोई बड़ा होगा या कोई बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा है क्या इसने? बोलो यार। नो सर। बड़ा डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको क्लिक करना चाहिए, आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बाकी सब आसान है यहाँ। चलिए, सो अगला क्वेश्चन जो है, ये जो AIMPMT और 2012 में पूछा हुआ है, इसमें थोड़ा डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट नहीं होता, बस फॉर्मूले में पुट करके आपको कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा कर देते हैं ये लोग। ठीक है, सो यहाँ पर आप लोग इसको ट्राई करिए, 4 से 5 आराम से लीजिए, 4 से 5 मिनट। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व होता तो बहुत अच्छी बात है। सो चलिए सॉल्व करिए आप लोग। और हाँ, आंसर अगर आपको ऐसा हो तो आप लोग बता सकते हो चैट में, मैं चैट चेक करता रहा। चलिए शुरू करिए आप लोग, फटाफट स्टार्ट करिए।
किसी का आया आंसर? किसी का? यहाँ पे वेट दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, तो वहां से मोल निकाल के फिर अब मोल फ्रैक्शन निकाल के फिर राउल्स लॉ अप्लाई करना है, ठीक है। इनका मॉलिक्यूलर वेट भी दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। और दूसरा क्या दिया हुआ है, यहाँ पर इनके वेट दिए हुए हैं, तो यहाँ से मोल निकल जाएगा। और मोल निकाल करके फिर मोल फ्रैक्शन निकाल करके फिर आपको एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी लगाना है। सिंपल, और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। चलिए ट्राई करिए आप लोग। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। गुरप्रीत, यू आर राइट। या प्रीति, यू आर राइट। ग्रेट। डी नहीं, नहीं, बी ऑप्शन नहीं है, डी ऑप्शन भी नहीं है। ट्राई वंस मोर। डी ऑप्शन भी नहीं है। सी, ग्रेट। ग्रेट साहिल, या हेमराज, ग्रेट ग्रेट। सो चलिए हम लोग एक काम करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। और आप लोग भी ट्राई करते रहिए, जब सॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है आप लोगों को, बेसिकली मैं फटाफट इसको कैलकुलेशंस और बाकी चीजें मैं कवर कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए बेसिकली है क्या कि भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म CH Cl3 एंड डाई क्लोरोमीथेन C2CH2Cl2 एट 25 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे कोई टेम्परेचर कांस्टेंट रहने वाला है, तो इसका कुछ ज्यादा वो नहीं होगा। 200 mmHg एंड 41.5 mmHg। यानी कि मैं क्लोरोफॉर्म को C से रिप्रेजेंट करता हूँ और डाई क्लोरो को D से, ठीक है। सो अब मैं बोलूंगा कि भाई यहाँ पर जो है P0C जो है वो कितना दिया हुआ है बताइए, क्लोरोफॉर्म के लिए 200 mmHg, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर D के लिए बोलूंगा, डाई क्लोरोमीथेन के लिए, तो P0D जो है वो कितना दिया हुआ है, 41.5 mmHg, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशंस obtained by mixing of 25.5 gram of chloroform CHCl3 and 40 gram of CH2Cl2 at same temperature will be, यानी कि वेट में मेंशन किया हुआ कितना वेट जो हम क्लोरोफॉर्म और 40 ग्राम जो है डाई क्लोरोमीथेन हम मिक्स कर रहे हैं और सेम टेम्परेचर पर, तो क्या होगा। वेपर प्रेशर जो है आपको कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको अल्टीमेटली मोल निकालना पड़ेगा। तो मोल निकालने के लिए आप क्या करोगे भाई बताइए, एन सी की बात कर रहा हूँ क्लोरोफॉर्म का, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करेंगे तो क्या होगा बताइए, 25.5 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया हुआ है 119। तो इसको एक मान लीजिए, इतना ही मान लीजिए। अब आप इसे सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है, चलिए। और यहाँ पर एन डी के लिए अब इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कितना दिया हुआ है 85, तो यहाँ पे हो जाएगा 40 अपॉन 85। अब बताइए इनका एनसी का मोल कितना आ रहा है, और ये आ रहा है 0.213, और यहाँ पर जो दिया हुआ है डाइक्लोरोमीथेन का वो 0.47, ठीक है। ये मोल फ्रैक्शन आया, सॉरी मोल निकल के आया है। अब आप लोग बताइए, अगर मुझे टोटल मोल निकालना है, क्या टोटल मोल, तो इन दोनों को ऐड कर दूंगा। अब सिमिलरली हमें मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मैं बोलूंगा भाई XC यानी क्लोरोफॉर्म का क्या हो जाएगा कि भाई 0.213 अपॉन यहाँ पर आएगा 0.2
0.13 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 0.47। यही मोल फ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा बताइए। एक्स सी का मोल फ्रैक्शन ये होगा और एक्स डी का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो कितना हो जाएगा डाइक्लोरोमीथेन का, वो हो जाएगा यहाँ पर 0.47 अपॉन 0.213 प्लस 0.47। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर वही क्या कर देना है, एक्स सी और एक्स डी कोई बताएगा कितना आया था। हेलो, कोई बताएगा क्या मुझे। एक्स सी और यहाँ पे हो जाएगा पी नॉट सी प्लस यहाँ पर क्या हो गया एक्स डी, यहाँ पर पी नॉट डी। ठीक है, कोई तो बताओ यार। चलो कोई बात नहीं, इसको आप ऐड कर लो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप लोग देखिएगा। ऐड करने के बाद आएगा यहाँ पर ये आएगा 213 अपॉन 0.683 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 0.47 अपॉन 0. मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे पी नॉट सी से। तो पी नॉट सी मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो कितना आएगा 200 mmHg प्लस एक्स डी जो आएगा वो आएगा आपका 0.47 अपॉन 0.683 इंटू ये जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 41.5 mmHg। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो जो P की वैल्यू आएगी वो 90.6 mmHg आएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आप लोगों को। Yes, sir. ठीक है, सो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब एक बात बताइए, इस क्वेश्चन में आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो मैं शुरू में बताया ही था, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। डेल्टा भी यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है कंडीशंस इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एन आइडियल सॉल्यूशन। मान लीजिए कि 5 ml प्लस 5 ml मिक्स करोगे तो कितना आना चाहिए 10 ml। अगर 10 ml है तो आइडियल सॉल्यूशन, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम क्या है वो 0 है, वो होता ही है। तो ये आइडियल के लिए राइट ऑप्शन है। ठीक है, यानी कि ये भी मेरा रॉन्ग ऑप्शन हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि क्या मैंने बताया था आप लोगों को कि जितने भी आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो राउल्स लॉ फॉलो करते हैं। Yes, sir. Yes. Yes, sir. ये भी, और डेल्टा एच मिक्सिंग जो है वो भी मेरा 0 होता है। तो इसलिए ये ऑप्शन तो हमारे हैं नहीं, लेकिन चेंज इन एंट्रोपी जो है वो बदलती है। ठीक है, वो 0 नहीं होती। तो इसलिए जो आपका जो राइट ऑप्शन होगा यहाँ के लिए वो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर द आइडियल सॉल्यूशन। चलिए कोई बताएगा मुझे, क्या पहला ऑप्शन सही होगा क्या? बोलिए, आप लोग नहीं बोलते हो तो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, थोड़ी खामोशी हटाओ यार। पहला ऑप्शन गलत है। गलत है सर। गलत है, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन फॉलो करता है ये, और यहाँ पे बोला है कि नहीं करना चाहिए, इनकरेक्ट। क्या डेल्टा एच अभी हमने देखा ये भी सेटिस्फाई करता है आइडियल सॉल्यूशन के लिए, यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा हुआ है तो ये भी गलत। डेल्टा यू भी मेरा 0 होता है। सो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है बताइए। सेकेंड ऑप्शन जो है आपका राइट ऑप्शन है इनकरेक्ट के लिए। ठीक है, सो डेल्टा जी जो है आपका, और देखिए ध्यान से सुनिएगा, डेल्टा एस मिक्सिंग जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, और दूसरा क्या था डेल्टा जी जो है मिक्सिंग जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, ये चेंज होता है। अब एक बात बताइए, राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग या फिर हमने एक थियरी पढ़ी थी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पिछली क्लास में। तो वहां पे मैंने क्या बताया था, आपसे ध्यान से सुनिएगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन यहाँ पे क्या था पी नॉट इक्वल्स टू यहाँ पे स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। ये वाला फॉर्मूला यानी कि मोल्स ऑफ क्या है, ये सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2016 एम्स में। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। दूसरे ऑप्शंस में क्या देगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ऑब्वियस सी बात है गलत, ये भी नहीं होगा। मोल्स ऑफ सॉल्यूशंस की हम बात ही नहीं करते, हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात करते हैं। यहाँ पर मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशंस, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ये भी नहीं होगा हमारा। फर्स्ट ऑप्शन जो है ये क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन। राइट। ग्रेट ग्रेट।
चलिए अब बात करते हैं, हमारे पास जो थे ऑलमोस्ट इतने ही क्वेश्चंस थे, बाकी भी हम आगे धीरे धीरे जैसे थियरी पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रहेंगे। अब आप लोग बताइए मुझे कि कुछ चीजें जो है शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई वेपर प्रेशर तो आप लोगों को पता ही है, ठीक ना? सो Yes, अब sir. आगे बढ़ते हैं, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट को हम कवर करेंगे। बेसिकली अब आप लोगों से एक सवाल है, मेरा सवाल नहीं मैं बताता हूँ। देखिए हमारे पास क्या था कि भाई एक हमने बीकर लिया और बीकर लेने के बाद से उसमें हमने एक लिक्विड फील किया, ठीक है? क्या ये लिक्विड की एक लेयर बन गई है, सरफेस है, लिक्विड सरफेस है, और ये जो लिक्विड है ये क्या हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। इसमें हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया हो, ऐड नहीं किया, अभी ये प्योर लिक्विड है। अब बताइए क्या ये प्योर लिक्विड है तो ये वेपर में अगर वोलेटाइल है तो क्या ये एवापोरेट होगा कि नहीं होगा, बताइए? ऑब्वियसली ये एवापोरेट होगा। अब किसके वेपर है, प्योर सॉल्वेंट के। किसके वेपर हैं ये, प्योर सॉल्वेंट के वेपर हैं। यानी कि आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि मान लीजिए कि हमारा जो सराउंडिंग का जो प्रेशर है ना, मान लीजिए इसे मैंने क्लोज नहीं किया, मैं इसको ओपन ही रखता हूं, क्या किया मैंने, क्लोज नहीं किया। तो अब यहाँ पे तो देखिए ये जो वेपर है और लिक्विड के बीच में एक तो एवापोरेशन रेट होगा और एक क्या होगा, कंडेंसेशन रेट होगा। उसमें ऐसा सीन आएगा कि भाई जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और जो देखिए जो सराउंडिंग है, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 atm जितना होगा, ठीक है? और जब ये वेपर प्रेशर, ध्यान से सुनिएगा, वेपर प्रेशर इस लिक्विड का और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल्स टू क्या हो जाए, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट इक्वल होगा, तभी वो बॉइलिंग पॉइंट जिस टेम्परेचर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और उस लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है इक्वल हो जाएगा, तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे बताइए, बॉइलिंग। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? यस सर Yes, sir. किसी को कोई कंफ्यूजन अभी तक? नो सर चलिए No, एक sir. बात बताइए कि भाई हमने क्या करा कि हम बॉइलिंग पॉइंट अच्छे से समझ लिए भाई कि जिस टेम्परेचर पर मेरा जो वेपर जो है, वेपर प्रेशर जो है प्योर लिक्विड का, वो क्या हो रहा है, किसी सॉल्यूशंस की बात कर लीजिए, उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, तब ही वो लिक्विड बॉयल होगा, अदरवाइज वो बॉयल होगा क्या, नो सर नहीं, बॉयल नहीं होगा। So, अब मान लीजिए कि मैंने क्या करा कि इसमें एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया, non-volatile solute. ठीक है? यहां पर मैंने ऐड कर दिया नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की खास बात ये है कि वो क्या आएगा, यहाँ पर सरफेस पर आकर के क्या हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा, कुछ सरफेस एरिया कवर कर लेगा, जिसकी वजह से अब बताइए कुछ सरफेस पे आ गए, लिक्विड के सरफेस पे कुछ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो कि सरफेस एरिया कवर कर लिया, तो क्या वेपर अब उतना बनेगा क्या, नो सर वेपर decrease हो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा. जाएगा, हाँ तो decrease. वेपर जो है वो, हाँ डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि अब एक बात बताइए कि पहले शुरू में वही लिक्विड जो प्योर लिक्विड था, तो वो क्या हो रहा था कि जो उसका मान लीजिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो था वो मैं मान लेता हूं कि वो हो सकता है कि 35 डिग्री सेल्सियस पर जो वेपर जनरेट कर पा रहा था, वो जो वेपर जनरेट हो रहा था वो जो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर था, वेपर प्रेशर। लेकिन जैसे हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया तो क्या बताइए, वेपर रिड्यूस होगा कि नहीं होगा, यस सर Yes, sir. वेपर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अब बताइए जब वेपर बनना ही कम हो जाएगा तो क्या अब 35 डिग्री सेल्सियस पर उतना वेपर प्रेशर क्रिएट हो पाएगा क्या, एटमॉस्फेरिक बराबर? No, sir. तो अब बताइए कि अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि एवापोरेशन रेट बढ़ाने के लिए थोड़ा सा क्या करूंगा बताइए, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, हीट कर दिया, क्या किया, और जब मैं हीट करूंगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा, बढ़ेगा। तो अब जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया तो अब जो है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर करने के लिए वेपर प्रेशर को हीट करेंगे, तो मान लीजिए कि पहले 35 पे हो रहा था, तो अब वो हो सकता है
कि वो 41 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो कि बॉयल होगा थोड़ा सा तो वेपर थोड़ा ज्यादा बनेगा। तो उस 41 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, वेपर प्रेशर उस लिक्विड का, नहीं अब लिक्विड नहीं बोलेंगे, अब सॉल्यूशंस का जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। तो क्या अब इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने के लिए, ऐड करने के बाद। Yes, sir. तो अब बताइए कि 35 से 41 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो जो 6 डिग्री का एलिवेशन हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. अभी अकल की स्टोरी बताता हूँ। मेरा एक दोस्त था, हाँ, सो जैसे कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो वगैरह होता है ना, तो उसका इंटरव्यू था ग्रुप बी साइंस के लिए, साइंटिस्ट के लिए। तो उसके इंटरव्यू में यही सवाल पूछा था कि आप खाना बनाते हो? तो मेरा दोस्त बोला यस मैं खाना बनाता हूँ। सो उससे ये पूछा गया कि चलिए ठीक है, आपको दाल बनाना होगा तो आप कैसे दाल बनाओगे? तो मेरे दोस्त ने बोला कि पहले हम पानी लेंगे और फिर नमक डालेंगे। तो उसमें यही उन्होंने पूछा कि नमक आप बाद में डालोगे कि नमक पहले डालोगे? तो आप लोगों से यही सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आपको दाल बनाना है, मोस्ट ऑफ जो गर्ल्स हैं वो खाना बनाती होंगी, सो आप लोगों को नमक बाद में डालना चाहिए कि नमक पहले डालना चाहिए? चलो बताओ। नमक जो है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। पहले पहले डालना चाहिए सर। पहले क्या? डालेंगे सर। क्यों, पर पहले क्यों डालोगे? Sir, बाद में डालना पड़ेगा. सर अब कई एक बात पहले बताओ। डालते हैं और कई बाद में डालते सर यहाँ हैं। पे तो कई पहले भी डालते हैं। हाँ, लेकिन उसका जेन्युइन जो साइंटिफिक रीजन है, मान लीजिए कि आप लोग खाना बना रहे हो, ठीक है, और आप लोगों ने पहले नमक डाल दिया और उसके बाद से दाल वगैरह चाहे कोई ऐसी चीज डाली, उस केस में होगा क्या कि अब बताइए कि जो आपका पानी 100 डिग्री पे बॉयल होता है वो कहीं ना कहीं 107 या 105 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा। यस सर। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, भाई जो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है वो किस पे बॉयल होगा, हो सकता है 105 डिग्री सेल्सियस, 107 डिग्री सेल्सियस। अब बताइए तो जो 3-4 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर गैप है उतना बढ़ाने के लिए, अगर मान लीजिए कि 25 मिनट में भी आपकी दाल बनती है तो 25 मिनट उतना ज्यादा टेम्परेचर राइज करके बनाना, आप समझो ना कि वो थोड़ा मुश्किल है कि नहीं, एनर्जी आपकी ज्यादा लगेगी नहीं? Yes, sir. यस सर। तो रिसोर्सेज जो एनर्जी के आपके ज्यादा कंज्यूम होंगे। समझ में आ गया? यस यस सर। तो ये कहना, अब बॉयल आपका क्या होगा, वो थोड़ा डीले होगा हाई टेम्परेचर पर। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। सो आपको नमक क्या होना चाहिए, बाद में नमक डालना चाहिए। सो चलिए बहुत बढ़िया, कंटिन्यू करें अब अपने टॉपिक पे। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा। सो वो बहुत अच्छा इंटरव्यू था। और फिर आप लोगों के पास आते हैं, वेपर प्रेशर भी समझ में आ गया, बॉइलिंग पॉइंट भी समझ में आ गया। सो यहाँ पे देखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो क्या लिखा हुआ है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट डन हो गया है। सो हम बेसिकली आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में द डिफरेंस, ध्यान से सुनिएगा, द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशंस एंड boiling point of the pure solvent is termed as the elevation of boiling point। अब बताइए कि शुरू में यहाँ पर आ जाइए 1 मिनट के लिए, पहले प्योर सॉल्वेंट था कि नहीं था? Yes, sir. प्योर सॉल्वेंट था तो वो 35 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा था। जैसे ही आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो वो 41 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो रहा है, बॉयल हो रहा है। यानी कि प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशंस के बीच में जो टेम्परेचर गैप है बॉइलिंग पॉइंट का, उसको बोलेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग। ठीक है, सो यहाँ पे एक बार आप मेंशन कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इक्वल्स टू क्या मान सकते हो, डेल्टा टी, और ये क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशंस माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, कोई डाउट वगैरह, किसी को कोई डाउट? नो सर। चलिए बहुत बढ़िया। सो आगे बढ़ते हैं अब अपने अगले टॉपिक की तरफ। ये देखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में यहाँ पर मैंने माना कि भाई साहब मेरे पास ये वाला जो ग्राफ आप Previous देख रहे हो slide. ना, सर ये वाली प्रीवियस ग्राफ, स्लाइड। क्या? The हाँ previous slide. बोलिए। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इसमें क्या है, हो गया, डन आगे सर। बढ़े। डन, Yes, sir. यस सर। चलिए
आगे आते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इस ग्राफ में मत जाइएगा क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। अल्टीमेटली फाइनल जो रिजल्ट है, यहाँ पे हम टाइम उतना नहीं लगाएंगे, बट थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ध्यान से सुनिएगा कि देखिए ये वाली जो लाइन है ना पी नॉट वाली, ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और कोई भी लिक्विड तभी बॉयल करेगा जब इतना ये वाला पॉइंट दिख रहा है ना, ए जो इंटरसेक्ट कर रहा है, बी इंटरसेक्ट सी कर रहा है, यहाँ पे जब आएगा ना तभी वो बॉयल होने वाला है, अदरवाइज वो बॉयल नहीं होने वाला। तो यहाँ पे आप देखोगे कि भाई एक जो है ना सॉल्वेंट जो है प्योर सॉल्वेंट है, तो वो थोड़ा यहाँ पे क्या हो रहा है, कम टेम्परेचर T1 पर, सबसे लेस टेम्परेचर है कि नहीं, देखिए एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर, तो ये T1 जो T नॉट जो होगा, बताइए यहाँ पर ये जो T नॉट है वो सबसे कम होगा, यस सर। T1, और T2 Yes, सबसे ज्यादा होगा। अब यहाँ पे बताइए प्रेशर जो P नॉट है वो ज्यादा होगा, P0 या P नॉट बोलिए, फिर P1 उससे कम, और सॉरी मैं कुछ उल्टा कर रहा हूँ, सही है ना, और P2 जो है वो सबसे कम होगा। तो अब एक बात बताइए कि यहाँ पर पहले प्योर सॉल्वेंट था, तो वो कम टेम्परेचर पर ही इवोपोरेट होकर के P नॉट अचीव कर लेगा कि नहीं कर लेगा, क्योंकि वो ज्यादा इवोपोरेट हो रहा है ना। यस सर। अब देखिए सॉल्यूशन S1, सॉल्यूशन फर्स्ट में क्या है, यहाँ पर हमने थोड़ा सा सॉल्यूट ऐड किया, और याद रखिएगा कि ये पूरी जो कंडीशंस चल रही है वो डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए अलाउड नहीं है, और वोलेटाइल सॉल्यूट नहीं होगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो यहाँ पर क्या हुआ, फिर हमने मान लिया कि भाई ये जो सॉल्यूशंस है, फर्स्ट सॉल्यूशन ये मेरा क्या कर रहा है कि थोड़ा सा जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, तो प्रेशर, ध्यान से सुनिएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल करने के लिए हमें T नॉट से T1 टेम्परेचर बढ़ाना पड़ रहा है, समझ में आ रही है बात, तब हम क्या करें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अचीव कर पा रहे हैं। इतना क्लियर हुआ? यस सर। बताइए, अब बताइए सॉल्यूशन बन गया, तो अब उसका क्या हो जाएगा भाई, इतना जो है ना टेम्परेचर आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा T नॉट से T1 तक, तभी इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, B के बराबर होगा, यानी एटमॉस्फेरिक P नॉट के बराबर। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, एक और सॉल्यूशन थोड़ा सा और उसमें सॉल्यूट ऐड कर दिया थोड़ा सा, तो अब वहां पे ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, नंबर थोड़ा सा सॉल्यूट बढ़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो यहाँ पर आप देखोगे कि वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, और घट जाएगा, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर अब आपको इक्वल करने के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करने के लिए आपको अब क्या टेम्परेचर देना पड़ेगा, T1 से T2 तक टेम्परेचर देना पड़ेगा, थोड़ा और सा बढ़ाना पड़ेगा, ताकि आपका जो है वेपर प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। तो सी पॉइंट पर जब आओगे तो आप देखोगे कि भाई T नॉट से T1 जा रहे हैं, फिर T1 से कहाँ जा रहे हैं, T2 जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, उसको मैं मेंशन करूंगा, आप देखिएगा एक ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, बताइए। इसको मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि एज्यूमिंग स्ट्रेट लाइन, एक ट्रायंगल कौन सा है, देखिए ए सी ई बन रहा है कि नहीं बन रहा, ए सी ई, और एक और ट्रायंगल बन रहा है, उसको आप देखिएगा, कलर में चेंज करता हूं, ध्यान से सुनिएगा, एक तो ट्रायंगल ये बन रहा है, ए डी बी बन रहा है कि नहीं बन रहा। Yes, sir. तो यहाँ पर क्या है, ट्रायंगल रेशियो प्रॉपर्टीज जब यूज करेंगे ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, AC अपॉन AB इक्वल्स टू AE अपॉन AD, इसका रेशियो प्रॉपर्टी जब आप यूज करोगे, तो यहाँ पे आप देखिए हमने क्या लिया भाई, पहला ट्रायंगल ACE लिया और सेकेंड ट्रायंगल ABD लिया। ठीक है, कौन सा पहला ट्रायंगल कौन सा लिया है, ये देखिए ACE, और यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल ABD। ठीक है, सो इन सब ज्यादा फोकस मत करिए, फाइनल रिजल्ट हमारे लिए मैटर करता है, वहां पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। सो ACE में देखोगे आप, वापस आते हैं, ACE, तो बताइए इस ट्रायंगल के लिए AC अपॉन AE, क्या दोनों इक्वल रेशियो आएगा कि नहीं आएगा। यस सर। यस सर। ठीक है, सिमिलरली AB अपॉन AD भी आप इसको कर सकते हो, चाहे AE अपॉन AD कर सकते हो। सो अब मैं क्या करता हूँ, वहां पे ना जाते हैं, थोड़ा सा बस 1 मिनट दो आप लोग, मेरे लैपटॉप की बैटरी लो हो गई, चार्जिंग होना। सो बेसिकली होगा क्या कि आपको जो है ना, जब आप टेम्परेचर निकालोगे AC अपॉन AB का, तो देखिए AC को जब आप लिखोगे तो एक बात बताइए, A और C पॉइंट में क्या है, टेम्परेचर आप देखिए T नॉट और T2, तो T2 माइनस T नॉट लिखोगे कि नहीं लिखोगे AC के लिए, यस सर। T2 माइनस T नॉट। सिमिलरली AB के लिए आप क्या लिखोगे, बताइए AB के लिए क्या लिखोगे, बताइए T1 माइनस T नॉट लिखोगे कि नहीं लिखोगे। यस सर। ठीक है, Yes, ये हो sir. गया।
अब बात आती है यहाँ पर कि AE अपॉन AD के लिए, तो जब आप ऊपर आ जाइए AE, ये A है और ये E पॉइंट है, ये कितना हो जाएगा P0 माइनस P2। अच्छा P2 माइनस P0 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? यस सर। यहाँ पे देखिए P0 माइनस P2 हम इसलिए लिख रहे हैं कि ज्यादा में से कम को घटाया जाता है ताकि हमारी निगेटिव वैल्यू ना आए, ठीक है। वहां पे P0 क्या है, ग्रेटर है। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा भाई, AD वाला, ठीक है, तो ये हो जाएगा P0 माइनस P1। इतना समझ में आ गया? सो यहाँ पे जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है उसके बारे में अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे कि भाई यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि देखिए डेल्टा T2 यहाँ पर अपॉन डेल्टा T1, यहाँ पर डेल्टा P इंटू डेल्टा P1। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज जो प्रेशर का चेंज हो रहा है, क्या यहाँ पर अगर आप रिलेशन निकालोगे तो डेल्टा चेंज जो है, टेम्परेचर जो चेंज हो रहा था, मान लीजिए हमने ऊपर देखा था यहाँ पर कहाँ चेंज हो रहा था, ये वाला, कितना से कितना चेंज हो रहा था बताइए आप लोग, 35 से 41 चेंज हो रहा था कि नहीं हो रहा था? यस सर। Yes, sir. तो वो किसके बराबर है, वेपर प्रेशर की। आपका वेपर प्रेशर कितना चेंज हुआ उसको बता रहा था। सिमिलरली समझ में आ गया? सो यहाँ पर एक कंक्लूजन भाई हमें निकल के आया है कि भाई जो डेल्टा टी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, डेल्टा पी, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर कितना कम हुआ उसके प्रोपोर्शनल है। अब हम आते हैं अपने मेन थियरी पर। यहाँ पे आप देखोगे कि जो मेन थियरी क्या बोलती है कि भाई डेल्टा टी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी, तो क्या आप इसको यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, डेल्टा टी इक्वल्स टू डेल्टा पी मान लीजिए। अब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग अगर आप बोलोगे कि भाई हमने ऊपर पढ़ा हुआ था अकॉर्डिंग टू द राउल्स लॉ कि भाई यहाँ पर देखिए पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू, यहाँ पर आप देख के मुझे बताइएगा गलत लिख रहा हूँ कि सही, एन अपॉन कैपिटल एन। सही लिखा है कि नहीं लिखा है? Yes, sir. बताइए आप लोग। Yes, sir. क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि भाई डब्ल्यू ए इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, हीट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि जब एमबी होगा, सॉरी एमबी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा एम ए इंटू डब्ल्यू बी। ध्यान से सुनिएगा, मैंने यहाँ पर ए मेरा हमेशा सॉल्यूट होगा और बी क्या होगा, मेरा सॉल्वेंट होगा। तो बताइए ये एन मतलब सॉल्वेंट, मोल लिखा है नहीं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, देखिए ये किसका हो गया, मोल का, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का, और इसको आप नीचे लाओगे तो क्या लिख सकते हो, एमबी, ठीक है। सो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो दोनों का मोल लिख करके ऊपर कर दिया है तो आ गया सिंपली। अब बताइए यहाँ से क्या ये आर एल वीपी है कि नहीं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। Yes, sir. लेकिन हमें चाहिए क्या, ये डेल्टा पी क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो आप एक बात बताइए, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आपको निकालना होगा, तो क्या मैं इस पी नॉट को इधर लेके आ जाऊं तो क्या आएगा बताइए, पी नॉट माइनस पी एस इक्वल्स टू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू एम बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए पी नॉट। क्या ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है कि नहीं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कितने लोगों को समझ में आया? Yes, sir. सर अब सर यहाँ एक पे बार मैं रिपीट कर दो। हाँ बोलिए। सर एक बार रिपीट कर दो। अच्छा एक बात बताइए, राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हम इतना लिख सकते हैं, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू स्मॉल, देखिए स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस एन, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यस सर। अब मैं मान लेता हूँ डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो इसको हटा दीजिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट हटा दीजिए, ठीक है। अब बताइए इसको क्या लिखा हमने, स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। स्मॉल एन क्या है कि बताइए, स्मॉल एन जो है मेरा मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, और सॉल्यूट को मैंने क्या बोला है कि भाई ए को हम सॉल्यूट से रिप्रेजेंट करेंगे, जब इसका मोल निकालोगे तो क्या करोगे, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, यही करोगे कि नहीं करोगे? Yes, यस sir. अपन Yes. सॉल्वेंट के लिए क्या करोगे, कैपिटल एन। तो देखिए स्मॉल एन अपन कैपिटल एन मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर। स्मॉल एन के लिए मैंने वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट लिख दिया, कैपिटल एन के लिए क्या लिखोगे भाई, यहाँ पे जो है वो बी मेरा सॉल्वेंट होता है, बी क्या होता है, मेरा सॉल्वेंट होता है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो क्या हो जाएगा, ये मेरा MB हो जाएगा। अब ये ऊपर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। आप यहाँ पे देखिए वही लिखा हूं कि नहीं लिखा, यहाँ पर ये वाला जो टर्म है वो कौन सा टर्म है, ये वाला टर्म है। समझ में आ गया? यस सर। अब ऊपर से क्या किया कि भाई ये वाला जो पूरा पोर्शन है, ये पोर्शन, ये तो RLVP है, RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखिए ना, जो हम रिलेशन निकाल कर, ये क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। तो लोअरिंग निकालने के लिए एक काम करूं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है बताइए, P0 माइनस PS ही होता है ना लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यस सर। और अगर उसको मैं P0 से, सॉरी, अगर मैं उसको क्या कर दूं बताइए, P0 से डिवाइड कर दूंगा तो वो हो जाएगा रिलेटिव लोअरिंग। सो मैंने क्या किया कि यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग था, तो इस P0 को, ये वाली जो वैल्यू, इसको इधर लेके आ गया, और लेके आऊंगा तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये मेरा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकल के आ गया। क्लियर हुआ? ये क्या है पूरा टर्म, Yes. सर लोअरिंग इन वेपर वेपर। प्रेशर। अब बताइए, ये जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है इतना, क्या मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? तो चलिए, अब यहाँ पे आप देखिए डेल्टा टी, यानी कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है डेल्टा टी, वो क्या रख सकते हैं भाई, यहाँ पर देखिए WA इंटू, यहाँ पर हो जाएगा MB अपॉन, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ MA इंटू WB इंटू P0। ठीक है, P0 ऊपर होता है, बार बार मैं नीचे लिखता हूँ। इतना क्लियर हुआ क्या? किसी को डाउट यहाँ तक? नो सर। अब एक बात बताइए कि अगर यहाँ पर एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं क्या कहने वाला हूं कि इसको नोट में लिख सकते हो आप, नोट में मेंशन कर सकते हो आप कि बताइए, अगर कोई प्योर सॉल्वेंट है तो उसका वेपर प्रेशर क्या हमेशा कांस्टेंट रहेगा, बदलेगा नहीं? प्योर सॉल्वेंट है तो एक बात बताइए, उसका P0 जो है, वेपर प्रेशर जो है, वो कितना होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. यस सर। अब कोई सॉल्वेंट है तो यहाँ पे उसका देखिएगा, ये आप ध्यान से सुनिएगा, ये जो MB वाला मैं मार्क कर रहा हूँ मॉलिक्यूलर वेट, वो कभी वेरी करेगा क्या? मॉलिक्यूलर वेट तो नहीं बदलने वाला ना, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? यस सर। यस सर। तो हम क्या बोल रहे हैं कि भाई ये जो कांस्टेंट है ना, यहाँ पे देखिएगा, मैं मार्क एक कलर से मेंशन करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। हेलो, ये बताइए, ये भी कांस्टेंट है MB, और P0B भी कांस्टेंट है। वेपर प्रेशर भी कभी भी यहाँ से चांद पे चले जाओ, हाँ अगर वेपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बदलेगा तो बदल सकता है, लेकिन वेपर प्रेशर उतना ही रहना चाहिए। तो MB भी कांस्टेंट है, मॉलिक्यूलर वेट कांस्टेंट है, और P0 जो है वेपर प्रेशर जो है प्योर सॉल्वेंट का, वो भी कांस्टेंट है। तो जब दो कांस्टेंट है तो इसको मैंने क्या कर दिया कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैंने मान लिया कि एक नया कांस्टेंट बना दिया। ये देखिए मैंने नया कांस्टेंट क्या लिखा, डेल्टा T इक्वल्स टू, मैंने मान लिया कि भाई K, और यहाँ पे क्या हो गया WA अपॉन, यहाँ पर हो गया MA इंटू WB, एक नया कांस्टेंट निकाला। ठीक है, और ये जो K है ना, इसको मैंने बोला कि भाई ये जो K है वो मेरा क्या है, एलिवेशन कांस्टेंट। क्या है? एलिवेशन कांस्टेंट। एलिवेशन। और ये डिपेंड करता है कि भाई आपका सॉल्वेंट का नेचर कैसा है और उसका मॉलिक्यूलर वेट। डन हो गया ना? इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? यस सर। अब कहीं भी कोई भी फॉर्मूला, कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो इसमें वैल्यू पुट करके आप लोग सॉल्व कर लोगे? Yes, यस sir. यस तो चलिए, ये दो फॉर्मूले जो है स्टार कर रहा हूँ, इस दोनों फॉर्मूले को आप लोग नोट करिए, और फिर मैं आगे इसके 2-3 केस बनेंगे उसको मैं बताऊंगा। सो प्लीज नोट करिए फटाफट, और देखिए उसको लिख लीजिए कि WA जो है वेट ऑफ सॉल्यूट होगा, MA क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट होगा, WB क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट। सो ये तीनों चीजें मेंशन कर लीजिए, और K जो है वो एलिवेशन कांस्टेंट है। ये तीनों चारों टर्म क्लियर होने चाहिए, तो न्यूमेरिकल आपके आसानी से लग जाएंगे। सो नोट करिए, चलिए फटाफट, और अब हम आगे थोड़ा बहुत बढ़ते हैं। सर के को क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या?
सर के हाँ। जो लिखा है सर एलिवेशन क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोल सकते हो आप। सो एक काम करिए, अभी तो रहने दीजिए, जब मैं तीनों थियरी कंप्लीट करवा लूंगा ना, तो एक साथ मैं नोट बनवा दूंगा, किसको एबिलियोस्कोपिक किसको क्रायोस्कोपिक बोलते हैं, मैं करवा दूंगा। सर। डन सर। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये फॉर्मूला आप लोग बताइए, डेल्टा टी इक्वल्स टू क्या था? डेल्टा टी इक्वल्स टू क्या था? के इंटू डब्ल्यू ए अपॉन MAWB। ठीक है। चलिए इसके लिए हम एक केस डिफाइन करते हैं। केस फर्स्ट के लिए आप बताइए, मैं मान लेता हूँ कि मेरा जो सोल्यूशन था ना, जो जिस सोल्यूशन के हम डिस्कस कर रहे थे, मैं मानता हूँ कि भाई जो डब्ल्यू ए अपॉन एम ए की जब मैं बात करूंगा, वो कितना था? 1 मोल था। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो 1 मोल आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। यस और मैंने सर। बोला कि भाई सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है, वेट ऑफ सॉल्वेंट का क्या कहने का मतलब है वो सुनिएगा, कि डब्ल्यू बी जो है वो मेरा, वो भी कितना है? 1 ग्राम है। तो अब बताइए कि यहाँ पर अगर मैं पूरी वैल्यू पुट करूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेल्टा टी इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा ये वाला डब्ल्यू ए अपॉन एम ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, और अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये भी मेरा 1 हो जाएगा इनटू के। इतना आएगा कि नहीं आएगा बताइए आप लोग? यस सर। ठीक है। सो अब बताइए, इतने की जगह मेरा 1 हो गया, ये वाला टर्म, ठीक है, और डब्ल्यू बी की जगह ये हो गया, तो पूरा वैल्यू 1 आएगा। तो अब ध्यान से सुनिएगा क्या कहने वाला हूं, कि जब मेरा सॉल्यूट 1 मोल होगा और सॉल्वेंट 1 ग्राम होगा, तो उस केस में यहाँ पर एक कंक्लूजन निकल के आएगा कि भाई साहब, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, समझ में आ रही है बात? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और एलिवेशन कांस्टेंट दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। समझ में आया? के क्या है मेरा? एलिवेशन कांस्टेंट, और जो मेरा डेल्टा टी है वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। तो जब मेरा क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, सॉल्यूट मेरा कितना होगा? 1 मोल, और जो सॉल्वेंट होगा वो कितना होगा? 1 ग्राम। तब उस केस में मेरा जो है क्या होना चाहिए? एलिवेशन कांस्टेंट के, और यहाँ पे डेल्टा टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इक्वल होगा। समझ में आया इतना? यस सर। यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया। अब केस सेकेंड में आते हैं। केस सेकेंड के लिए आप लोग देखिएगा, डेल्टा टी इक्वल्स टू, यहाँ पर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा आप लोगों को, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा अलग से एक बता दूंगा। फिलहाल के लिए आप लोगों को फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, के इक्वल के इंटू, यहाँ पर हो जाएगा डब्ल्यू ए अपॉन, यहाँ पर होगा एम ए इंटू डब्ल्यू बी। सुनिएगा ध्यान से, केस सेकेंड में हम थोड़ा सा डिफरेंट करने वाले हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू ए अपॉन एम ए जो है वो 1 मोल होगा, ठीक है। और यहाँ पर हमने डब्ल्यू बी को क्या मान लिया कि भाई ये 100 ग्राम है। कितना है? 100 ग्राम। 100 ग्राम। सो अब आप जो देखोगे कि यहाँ पर ये क्या निकल के आएगा? डेल्टा टी इक्वल्स टू आएगा के इंटू, यहाँ पर आप देखोगे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो पूरे की जगह आपको क्या निकल के आएगा? 1 इंटू 1 अपॉन 100, यही आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे आप देखोगे कि डेल्टा टी इक्वल्स टू के बाई 100 आएगा, ठीक है, के बाई 100 आएगा। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है कि डेल्टा टी इक्वल्स, सॉरी, 100 टाइम डेल्टा टी इक्वल्स टू के। मतलब इतना डिफरेंस आएगा। एक कैलकुलेशन अगर आप मान लो कि आपने 100 ग्राम लिया और 1 मोल सॉल्यूट लिया, तो अब देखिए, शुरू में जब आपका सॉल्वेंट जो था 1 ग्राम था, तब दोनों क्या थे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और एलिवेशन कांस्टेंट क्या थे? इक्वल थे। लेकिन जब आपने 100 गुना किया ना, तो एलिवेशन कांस्टेंट था वो क्या हो गया? 100 गुना हो गया। किसके बताइए? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के। कैलकुलेशन यहाँ पे समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। चलिए, सो अब मैंने एक चीज आप लोगों को बताई थी, इसको मैं मैं थोड़ा बहुत बताना चाहता था। एक चीज मैंने बताया था शुरू में, हमने क्या रखा था वो नोट करिएगा, यहाँ पे कांस्टेंट के बारे में बताया था। कौन सा?
कांस्टेंट बताया था कि भाई मेरा जो है मॉलिक्यूलर वेट कांस्टेंट होगा और पी नॉट बी भी क्या होगा, मेरा कांस्टेंट होगा। समझ में आ रही है बात? जो कि हमने Yes. पिछली स्लाइड में बोला हुआ था, ये रहा, कहाँ गया वो, हाँ ये वाला, ठीक है। तो इसके बेसिस पर हमने बोला कि भाई ध्यान से सुनिएगा, कहाँ गया, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मैं यहाँ पे ना सिंपली एक काम करता हूँ, डायरेक्टली फॉर्मूला लिखता हूँ, वो कंफ्यूजन ही नहीं होने देना चाहता। हाँ, डेल्टा टी इक्वल टू, ये 100 ग्राम है ना, तो इसको मैं मान लेता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, डायरेक्ट में कांस्टेंट, थोड़ा बहुत यहाँ पे कंफ्यूजन होगी आप लोगों को कि भाई जो मेरा के है ना वो कितना हो जाएगा। अच्छा हाँ, यहाँ पे जो के की वैल्यू थी के बाई 100 आ रहा था कि नहीं आ रहा था? Yes, sir. आ रहा था ना, तो इसको मैं मान लेता हूँ कि भाई एक नया कांस्टेंट है ये के नॉट। समझ में आया क्या ये K के naught. नॉट? Validation constant. अब यहाँ से के निकालोगे तो क्या आएगा, 100 इंटू के नॉट, यही आएगा ना, Yes, ठीक है। sir. Yes, sir. और इसी को हम यूज करेंगे आगे। सो मैं यहाँ पे ऊपर मेंशन करता हूँ कि भाई के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 इंटू के नॉट, ठीक है। इसको मैं इरेज करता हूँ सिंपली। अब देखिएगा फॉर्मूले में वैल्यू मुझे पुट करनी है। सो हमारा फॉर्मूला क्या था कि के इंटू यहाँ पर क्या था, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी, ठीक है। अब यहाँ पे के की जगह आपको ये 100 इंटू के नॉट की वैल्यू पुट करनी है। सो यहाँ पे पुट करोगे तो डेल्टा टी इक्वल्स टू, के की वैल्यू क्या होगी, 100 इंटू के नॉट, 99999, हाँ 100 इंटू के नॉट की जगह आपको के पुट करना पड़ेगा। सो ये आ जाएगा कि नहीं इससे भी नहीं कर सकते, यही रहेगा 100 इंटू के नॉट डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी, ठीक है। के की जगह इतना वैल्यू पुट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? Yes, sir. ठीक है, इतना वैल्यू हम इसको के की जगह पुट कर सकते हैं। तो ये आपका एक ये फॉर्मूला निकल के आ गया। एक और केस है, उस केस के लिए हम क्या कर सकते हैं, केस थर्ड। मान लीजिए सेम फॉर्मूला है, कौन सा था, हाँ डेल्टा टी इक्वल्स टू क्या था, के इंटू डब्ल्यू ए अपॉन यहाँ पे क्या था, एम ए डब्ल्यू बी। अब यहाँ पे मैं मान लूं कि भाई यहाँ पे क्या था, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए जो था वो कितना था, 1 मोल। तो डब्ल्यू बी जो है वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर कि वो 1000 ग्राम है। पहले 1 ग्राम था, दूसरे के केस में क्या था, 100 ग्राम था, 100. अभी कितना हो गया, 1000 ग्राम, ठीक है। सो अब यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करोगे ना, तो आपको एक सीधा एक कांस्टेंट मैं बता देता हूँ, के इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा, के बाई 1000 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के बी, ठीक है, के बी। Yes, सो sir. यहाँ पे जब के की वैल्यू निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, 1000 इंटू के बी, ठीक है। और इसकी के की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो जो आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, 1000 के बी इंटू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी, ठीक है। और यहाँ पे जो के बी है उसको आप नोट करिएगा, ये क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? So, yes. इसके उस पे मत जाना आप लोग, फॉर्मूले पे। अब यहाँ पे एक बात बताइए, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं इस फॉर्मूले को। डेल्टा टी इक्वल्स टू, मैं लिखता हूं भाई कि ये रहा आपका के बी इंटू
मैं इसी को ऐसे लिख सकता हूं क्या, WA अपॉन MA WB इंटू 1000। एक चेक करके आप लोग बताओ क्या ये हमारा मोलालिटी है कि नहीं। ये क्या WA अपॉन MA क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ W क्या, वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। मोलालिटी होगा कि नहीं होगा, नहीं समझ में आया। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे मोलालिटी का फॉर्मूला क्या था, मैंने बताया था आप लोगों को कि स्मॉल m इक्वल्स टू क्या था, कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट जो है केजी इन सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट का क्या था वो केजी। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो भाई सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, सो वेट ऑफ सॉल्यूट को क्या लिख सकते हो बताओ आप लोग, WA अपॉन MA। और मान लेता हूं कि भाई WB जो है केजी या ग्राम में, जो अगर ग्राम में होगा तो आपको क्या मान के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। तो बताइए ये कितना हो गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट इन ग्राम इंटू 1000। तो ये केजी में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया। Yes, sir. तो ये मोलालिटी निकल के आया कि नहीं निकल के आया, जितना ये वाला पूरा पोर्शन। Yes, sir. अब आप चेक करो, देखो यहाँ पे WA अपॉन MA, WA अपॉन MA इंटू WB इंटू 1000, क्या इस पूरे पोर्शन को मोलालिटी नहीं लिख सकता क्या मैं। Yes, sir. Yes, sir. तो यहीं से अब मैंने रिप्लेस कर दिया है। अब मैं इस पूरे टर्म को क्या लिखूंगा कि भाई यहाँ पे देखिए ये जो है पूरा फॉर्मूला जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, डेल्टा टी यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, KB इंटू क्या हो जाएगा, मोलालिटी। डन। तो देखिए एक तो ये फॉर्मूला KB क्या होता है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होता है, और डेल्टा टी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में। इसको भी स्टार करके नोट कर लीजिए, ये KB जो है एलिवेशन मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, और जो है दूसरा टर्म क्या है, मोलालिटी। मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आएगा। सबसे बढ़िया अभी क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ये क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो, Yes, sir. Yes, ये sir. नीट 2016 में फेज 1 में पूछा हुआ है, जो कि बेसिकली मैं अभी आप लोगों को बताऊं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 800 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस का कितना ग्राम दिया हुआ है, सॉल्यूट बताइए। 6.5 6.5 gram. ग्राम ऑफ सॉल्यूट Gram. इन 100 ग्राम वाटर। ठीक है, इज 732 mm Hg जो भी हो, और KB की भी वैल्यू दी हुई है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन विल बी क्या होगा, बताएगा कोई मुझे। सेम फॉर्मूला लगाइए आप लोग और सॉल्व करिए। डेल्टा टी इक्वल्स टू कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जो अभी हमने फॉर्मूला देखा, KB into WA upon MA into WB into 1000. KB इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, WA अपॉन MA इंटू WB WB इंटू 1000. सिंपल। देखिए अब यहाँ पे गिवन क्या है बताइए आप लोग, KB भी गिवन है। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 0.52। अब बताइए WA यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि WA कितना हो जाएगा, 6.5 ग्राम। अब यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, तो अब एक बात बताइए वो कितना है, 100 ग्राम वाटर, तो ये सॉल्वेंट होगा ना यहाँ पे। तो WB कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। ठीक है, और यहाँ पे देखिए KB की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.52। तो अब यहाँ पे सारी वैल्यू तो गिवन ही है, इसमें वैल्यू पुट करिए और सॉल्व करिए, बताइए कितना आंसर आ रहा है। चलिए कैलकुलेट करिए आप लोग फटाफट। KB जो है यहाँ पर हो गया 0.52 इंटू WA यानी वेट ऑफ सॉल्यूट 6.5 अपॉन MA जो है, MA कितना हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से
यहाँ पे एक चीज मेंशन नहीं है। हेलो, Yes, sir. यहाँ पर ना मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट मेंशन नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने स्किप कर दिया, स्किप तो नहीं किया, मुझे लगता है वहां पे डेटा ये मेंशन ही नहीं था। इसके बगैर ये लग नहीं सकता। लेकिन इतना समझ में आया कि इसको सॉल्व कैसे करना है। Yes, sir. Yes, sir. अगर मान लेते हैं कि Ma जो है, पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशंस विल बी, सॉल्यूट जो है इसका मॉलिक्यूलर वेट मेंशन नहीं है, होता तो हम इसको सॉल्व कर लेते। तो बाकी चीजें मैं बता देता हूँ। मान लेते हैं कि भाई ये Ma है, उतना ही रहने देते हैं इसको। और जो है कि वेट कितना हो जाएगा, 100 बस इतना ही करके आपको कैलकुलेट करोगे तो डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक ना। समझ गए आप लोग। Yes, Yes, sir. sir. हाँ, अब यहाँ पे क्या ये लग सकता है क्या, एक काम करो आप लोग, हेलो, इसको ना आप लोग नोट कर लो, ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। Yes. हाँ, Yes, sir. इसको सॉल्व कर लो, नोट करो आप लोग, सॉल्व करना, ठीक है। मैं बता देता हूँ एक बार कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द बेंजीन, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो है एक फिक्स टेम्परेचर है जिसपे ये बॉयल होता है प्योर कंडीशंस में। अब मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए कि टी नॉट जो है इसका टेम्परेचर हो गया 353 इंटू 223 केल्विन, ठीक है। जिसपे ये प्योर कंडीशन में है तो वो बॉयल हो रहा है। और इसमें हमने क्या किया, 1.8 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व किया, ठीक है। 1.8 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन। यानी कि बताइए डब्ल्यू बी कितना हो जाएगा, 90 ग्राम, क्योंकि वेट ऑफ सॉल्वेंट है। और डब्ल्यू ए कितना हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट जो है, यहाँ पर देखिए कितना दिया हुआ है, 1.8 ग्राम, ठीक है। डब्ल्यू ए भी दिया हुआ है। और जो कि आप देखेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट रेस कितना हो गया, तो बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ गया, 353 से कितना हो गया, 354 समथिंग, एक 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो यहाँ पे केबी भी इन लोगों ने गिवन है। देन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो मॉलिक्यूलर मास आप आसानी से कैलकुलेट कर लोगे। अब एक बात बताओ, फॉर्मूला क्या लगाओगे, डेल्टा टी इक्वल्स टू, आप यही लगाओगे ना, केबी इंटू डब्ल्यू ए W अपॉन upon एम ए, MA WB into 1000. ठीक है। एक बात बताओ, डब्ल्यू ए भी गिवन है, ठीक है, डब्ल्यू बी भी गिवन है, डेल्टा टी भी गिवन है, और के बी भी गिवन है, तो निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, एम ए। Yes, sir. डेल्टा टी कैसे निकालोगी, अब बताओ। डेल्टा टी का मतलब कि रेज इन टेम्परेचर। तो अब एक बात बताओ कि पहले ये बॉयल कितने पे हो रहा था, 353.23, समझ में आ गई बात। अब ये जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो किस पे बॉयल होने लगा, 354.11। तो अब आप इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो डेल्टा टी निकल के आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। Yes, sir. डेल्टा टी यहाँ से पुट कर दोगे आप लोग, के बी जो है वो यहाँ पे गिवन ही है, ठीक है। और वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट वो भी गिवन है। अब यहाँ पे वो पुट करोगे तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट निकल के आ जाएगा। सो आप लोग इसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। आगे का क्वेश्चन है क्या मेरे पास, नहीं है, तो खैर कोई बात नहीं, इतना ही रहने देते हैं आज के लिए, ठीक है। Yes, sir. एक बार Yes, sir. कैलकुलेट करो ना आप लोग, कितना आ रहा है देखते हैं। आई होप कि डेल्टा टी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, चाहे आप लोग खुद ही सब्सट्रैक्ट करके डेल्टा टी सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। कितना आया,
फर्स्ट ऑप्शन। कितना आया भाई, किसी का आया? 58 ग्राम पर मोल। इसको चलिए सॉल्व करते हैं। 2.35 मल्टीप्लाई बाई 1.8 ये आ गया 423 multiplied by 100 equals to divided by 7.92. 53.4. किसी का आया?